हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये अमाइन चैप्टर की वीडियो नंबर 8 है और इससे पहले उम्मीद है आपने 7 वीडियोस देख ली होंगी। आज जो हम करने वाले हैं वो सभी अरेंजमेंट जो हैं आपकी एनसीईआरटी की वो हम पूरी कवर कर लेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी एनसीईआरटी में जो मेजर पोर्शन है अरेंजमेंट का वो दिया गया है। जैसे पी के वी के अरेंजमेंट है, ये आप चेक कर सकते हो। ये सारी की सारी अरेंजमेंट है। एक्वस फेज में, गैस फेज में क्या होगा वगैरह वगैरह, सारी की सारी अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट का सेक्शन है। और अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो कुछ इन टेक्स्ट के भी क्वेश्चन हैं जो अरेंजमेंट के होंगे। जैसे ये अरेंजमेंट है, ये सारी ये अरेंजमेंट होती है। और इसके अलावा और अगर हम एक्सरसाइज में देखें तो एक्सरसाइज में भी ये आपकी सारी की सारी अरेंजमेंट हैं। 1 2 3, इसके अलावा 4 5 6 तो हमने चलो कर ली। तो ये सारी ऐड भी कर दोगे आप तो इसके अलावा भी 3 4 जो अरेंजमेंट है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो टोटल 15 यानी 15 अरेंजमेंट ये होती है। एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी रफली मिला के टोटल अरेंजमेंट बनती है 15। स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है ये आपकी सारी की सारी अरेंजमेंट के नाम होगी। ये सारी की सारी क्लास अरेंजमेंट, ठीक है। तो कैसी कैसी अरेंजमेंट्स हैं और कैसी कैसी जो रूल्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, सारी की सारी आज खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, ठीक है। तो अरेंजमेंट है, इसमें पहली अरेंजमेंट जो है वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर इन CH3 का क्या है यहाँ पे ट्वाइस NH, और है आपका CH3NH2, CH3NH2, और यहाँ पर है CH3 का थ्राइस N 3 डिग्री, और ये है आपका NH3 जिस पर कोई डिग्री नहीं है, ठीक है। तो ये पहली अरेंजमेंट है। इसमें साफ साफ लिखा है, अरेंज करके दिखाओ क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, और स्पेशल जो उन्होंने लिखा है जिसे मैं रेड कलर से लिखूंगा ताकि आपको दिमाग में प्रिंट हो। उन्होंने कहा है इन गैस फेज, तो गैस फेज और एक्वस फेज में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो गैस फेज है तो समझ लो कोई खतरे वाली बात नहीं है, बहुत आसान अरेंजमेंट है ये। और अगर मैं इसको लिखूं ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ये बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। कौन ज़्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है कैसे, देखो यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं नाइट्रोजन के लोन पेयर। और CH3 को अगर आप ओपन करके देखोगे तो यहाँ जो CH3 है ये आपका इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है। CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, तो इनका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है आपका कौन, CH3, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे, हाई। और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के बाद ये आसानी से क्या हो सकते हैं, लॉस, ठीक है। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के बाद ये इजीली लॉस हो सकते हैं। और जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। अगर लेविस की बात माने तो उसने कहा था जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वो बेस होते हैं। यहाँ पर एक ही इसका भाई है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सॉरी डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ तीन तीन भाई हैं, CH3N, CH3 और ये आपका CH3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे ज़्यादा हाई कर देंगे, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इसकी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ इसका कोई भाई नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी हाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हाई है, देखो कम डोनेटिंग पावर है, ये थोड़ी ज़्यादा डोनेटिंग पावर है, ये बहुत ज़्यादा डोनेटिंग पावर है। तो इसका मतलब साफ हो गया क्या, कि जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट में आपका सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर जो होगा वो होगा आपका सी का, ठीक है। 3 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। फिर बात आएगा 2 डिग्री, 2 डिग्री कौन है आपका, ए है। फिर है आपका बी, और जिसका कोई भाई नहीं है डी, वो आपका यहाँ आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, DBAC, ठीक है। ये आपका DBAC होगा। यानी गैस फेज की जो अरेंजमेंट होती हैं वो ज़्यादा आसान होती हैं बाकियों के कंपैरिजन में। ओके, नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 है हमारी अरेंजमेंट
अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर की जगह आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है इन गैस फेज। तो बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, C2H5NH2 है, ठीक है, और यहाँ है C2H5 का फिर से ट्वाइस NH है, यहाँ है आपका C2H5 का थ्राइस N, और यहाँ है आपका NH3। ये आपका A है, B है, C है और D कंपाउंड है। और जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो है डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ और वेरी स्पेशल, फिर से मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने में, इन गैस फेज, इन गैस फेज। तो ये गैस फेज जो है इस पे मैं स्पेशल हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, तो ध्यान से देखना इसका मतलब क्या है और ये होता क्या है और क्यों ये दूसरों से अलग है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका वही रूल अप्लाई होगा। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर जो है वो दो हैं, यहाँ तीन है। तो यहाँ पर आपका C2H5 ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, ये आपका C2H5 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, और ये भी आपका C2H5 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे जो कि अवेलेबल होगी डोनेशन के लिए, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस होता है। तो यहाँ ज़्यादा बेस कौन हुआ, फिर से सेम रीजन। तो यहाँ क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर कहा है तो हम इसको इस तरीके से एरो को लगाएंगे, और सबसे ज़्यादा बेसिक जो है वो इस बार C है, उसके बाद B है, उसके बाद A है और उसके बाद D है। तो करेक्ट आंसर हुआ CBAD। क्लियर, अभी तक आसान चल रहा है सब कुछ, बहुत सिंपल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होना इसका मतलब ज़्यादा बेसिक हो गया। और आगे चलते हैं, अब हम आ रहे हैं अपने तीसरे कंपाउंड पे, और तीसरा कंपाउंड क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, वो भी गैस फेज में। अब की बार क्या क्या डिफरेंस है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है उनको पहले लेंगे, फिर मॉडरेट और फिर थोड़े से हाई ऑर्डर थिंकिंग। तो अब की बार मेरे पास है C6H5NH2 जो कि एक एनिलीन है, यहाँ है C2H5NH2, ठीक है, और यहाँ है आपका C2H5 का ट्वाइस और ये NH, और यहाँ है आपका नॉर्मल NH3। यू हैव टू कंप्लीट क्या, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, और कौन सा फेज है अब की बार, इन गैस फेज। गैस फेज फिर से रेड, थोड़ा सा जोर पड़ता है रेड को लिखने में, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इसको लिखने के लिए तैयार हूँ, इन गैस फेज, ठीक है। तो ये है आपका नंबर 1, A है, B है, C है, D है, ठीक है। तो इनमें देखने हैं आपके कितने ऐसे हैं जो ज़्यादा हैं। एक बात जो मैं अभी क्लियर कर दूं आपको, कभी भी बेंजीन की रिंग आए तो वो नॉर्मल से क्या होते हैं, कम बेसिक होते हैं नॉर्मल से। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है और आपकी एक्सरसाइज में भी था कि एनिलीन में और एल्काइल बेंजीन में, एल्काइल बेंजीन, एल्काइल अमाइन जो है, जैसे ये आपका CH3NH2 है, इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो सकता है। बट यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं बढ़ाते, इवन ये रेजोनेंस शो करते हैं, और रेजोनेंस में ये इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, जैसा कि आपको अच्छी तरह पता है। रेजोनेंस में यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, NH2 हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो रेजोनेंस के बनाने की वजह से एनिलीन में ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए नहीं होते। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस में आपके रिंग पे चले जाते हैं रेजोनेंस के थ्रू। तो इसीलिए ये जितने भी आपके ये बेंजीन है, ये आपके क्या होते हैं, लेस बेसिक। ये बेसिक तो होते हैं लेकिन बहुत कम, लेस बेसिक, ठीक है। तो अब यहाँ से जो आपकी अरेंजमेंट सामने आई वो क्या थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो 1 2 3। एक बात तो क्लियर है, ए को तो यहीं रख दो, सबसे कम ये ए ही होगा, ठीक है। बाकी में अपने रूल लगा लो भाई, यहाँ ट्वाइस है तो इसका मतलब दो भाई हैं, तो दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी जो है वो
बढ़ा देंगे तो ये C सबसे ज़्यादा होगा, फिर B होगा और D का कोई भी भाई नहीं है। तो करेक्ट आंसर वाज ADBC। ADBC इसका करेक्ट आंसर था। अभी आपकी एनसीईआरटी वगैरह वगैरह जितनी पढ़ लेना आप, सारी की सारी सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के मैंने अभी आपको लोकेशन बताई है सब के सब एक साथ आते रहेंगे, तो इन पे स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, और इसके बारे में मैं जो रीजनिंग क्वेश्चन थे उनके बारे में मैंने जो बताया था अभी अभी, एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये रहा, क्या कि जो एलिफैटिक अमाइन होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रोंगर बेस होते हैं देन एरोमेटिक अमाइन, राइट। यहाँ एलिफैटिक से इनका मकसद है ये बताना, ये ज़्यादा बेसिक है, और एरोमेटिक से इनका मकसद है ये बताना जो कम बेसिक होते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू रिंग पर चले जाते हैं, बट इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाई कर देता है ये क्या, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो इसीलिए जो एलिफैटिक वाले स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं ये भी मैंने बता दिया आपको। आगे चलते हैं अपनी उसी कहानी पे, ये यहाँ का जो लिंक था इन दोनों के बीच में, तो ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया था। ओके, नंबर 3 के बाद नंबर 4 एक आज लंबी जर्नी है हमारी, जो ये खत्म हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन जो है वो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। ये आपका है 13.4 का थर्ड पार्ट, और क्या है ये, इसमें एनिलीन दिया गया है, एक एनिलीन है, ये एनिलीन है आपका, ओके। और यहाँ है आपका एन मिथाइल एनिलीन, ये एन मिथाइल एनिलीन है, CH3। मैं कोशिश करूँगा इसको लिख दूँ, 13.4 का थर्ड पार्ट है, थर्ड का B पार्ट है, जो भी ये देख लेना, आपकी एक्सरसाइज है कहाँ है, ये पता तो लग ही जाएगा। ये है आपका C, और ये है आपका क्या, CH2NH2, ठीक है, CH2NH2। अब इसमें इस पूरे में अगर हम देखें तो यहाँ लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ लोन पेयर है और यहाँ लोन पेयर है, ये आपके 3 केस हैं A B C। और अभी भी उन्होंने कहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। तो अभी भी जो फेज है वो क्या है आपका, गैस फेज है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें गैस फेज को अभी हम करते हैं किस तरीके से, देखो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो रिंग पे चले जाएंगे रेजोनेंस के थ्रू, यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी रिंग पे जा तो रहे हैं, लेकिन इसका जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी मत भूलना। ये जो इलेक्ट्रॉन है कभी भी रेजोनेंस के थ्रू रिंग पे जाएंगे ही नहीं। इवन ये जो CH3 CH2 यहाँ पर है, ये NH2 डायरेक्ट रिंग पर कनेक्ट है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो गए, प्रोटेक्ट हो गए, विच आर अवेलेबल फॉर डोनेशन, ठीक है। तो इन तीनों में से अगर मैं ज़्यादा बेसिक की बात करूँ तो कोई डाउट ही नहीं, C होगा वो, ये C ज़्यादा बेसिक होगा। और इसके अलावा सबसे कम बेसिक की अगर मैं बात करूं तो वो आपका पता है, आपको A होगा। A नो डाउट इसके इलेक्ट्रॉन भी जा रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करने के लिए CH3 ग्रुप है यहाँ पे, तो ये ABC, करेक्ट आंसर इज ABC। आसान था, तो ये भी हो गया आपका खत्म। नंबर 5 पे चलते हैं अब। नंबर 5 है आपका एक और क्वेश्चन जो कि इस तरीके से है आपका 13.4 का थर्ड। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ 13.4, ये भी ज़रूरी है देखना। 13.4 ये है आपका 13.4, ये थर्ड का A पार्ट अभी अभी हमने किया, ठीक है। ये एनिलीन था, एक थर्ड का B पार्ट था, सॉरी ये था एक, ये था और ये था, ठीक है, अभी भी किया। अब हम जो कर रहे हैं वो है ये एनिलीन पैरा नाइट्रो, एनिलीन और पैराटोलिडीन, ठीक है। तो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन और पैराटोलिडीन क्या होता है, देखो एक है एनिलीन, एक है पैरा नाइट्रो एनिलीन और एक है पैराटोलिडीन, ठीक है, ये है। तो ये आपका एनिलीन इस तरीके से हो गया, बेंजीन के ऊपर NH2
और ये है पैरा नाइट्रो एनिलीन। ये पैरा पोजीशन पे यहाँ पे आपका नाइट्रो है और ये एनिलीन है NH2। और ये है आपका पैराटोलुडीन। पैराटोलुडीन से मतलब होता है टोलुइन। तो पैरा पोजीशन पे आपका ये टोलुइन है और टोलिडीन ये आपका NH2 है। एक तरह से कॉमन नेम की तरह है, तो इसको ध्यान में रखना जरूर। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ रेजोनेंस में ट्रांसफर होंगे, नो डाउट होंगे। लेकिन ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और यहाँ जो ये ग्रुप है ये इसका उल्टा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करेगा क्या, ये यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, ज्यादा करेगा। ये क्या करेगा, इसको कम कर देगा। यानी इलेक्ट्रॉन वैसे तो जाएंगे जाएंगे रिंग के, लेकिन ये और जल्दी इनको भेज देगा, और जल्दी इनको यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ ये अपनी नॉर्मल स्पीड से जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सही, कई बच्चे ये भी सोचेंगे सर जाएंगे तो यहाँ भी जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे ये यहाँ पर आएंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इनको और तेज वाली स्पीड से यहाँ से ट्रांसफर कर देगा इन पे। तो या तो आप इसको इस तरीके से समझ लो कि जाएंगे तो सभी के ही, लेकिन यहाँ जो दो ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप है, जो इसकी आने वाली पॉजिटिविटी को और ज़्यादा पॉजिटिव कर देगा। यहाँ ये आने वाली पॉजिटिविटी को कम पॉजिटिव करेगा, या फिर कह लो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा जल्दी से जल्दी ज़्यादा करेगा इसको, ठीक है ना। तो अब आपका जो अरेंजमेंट है वो क्या है, वही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन अगेन क्या, गैस फेज। तो ये आपका गैस फेज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका गैस फेज है, और यहाँ भी वही है आपका, ये A है, ये B है और ये C है, A B और C, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये इसकी बेसिसिटी को क्या कर रहा है, और भी कम। तो ये B यहाँ आ जाएगा, A बीच में आ जाएगा, क्योंकि इस पे कोई ना तो कोई ग्रुप है विड्रॉइंग ग्रुप है ना डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो बीच में ही रहेगा बेचारा। ये डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ कहीं ना कहीं क्या करेगा, ज्यादा करने की सोचेगा, ठीक है ना। तो ये आपका C यहाँ आ जाएगा, BAC विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बात आती है नंबर 6 की, अगली अरेंजमेंट है। ये भी आपका जो नंबर 6 है, जो केस वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और आपके NCERT को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी क्या है, नंबर 6, बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। ये तो हमारा हो चुका है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ ये ऊपर के सभी हो चुके हैं, ठीक है। एंड ये अब सेकंड जो केस है ये हम अभी करने वाले हैं इसको। तो 13.4 का एक तरह से सेकंड केस है। लोकेशन लिखनी भी जरूरी है, मैं मानता हूँ। 13.4 का सेकंड केस, और क्या है ये है आपका एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2। ये है आपका बेंजीन के ऊपर NCH3, यहाँ भी है और यहाँ भी है NCH3। और ये है C2H5NH, C2H5, और ये है आपका CH3NH2, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये केस है इनकी लैंग्वेज भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो NCERT की लैंग्वेज, देखो NCERT ने इस चीज़ को इस तरीके से बंद कंपाउंड में बना के लिखा है, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस जरूर करना। ये नहीं कि आपको सिर्फ ओपन स्ट्रक्चर ही पता रहे, ये बड़ा सिंपल होता है। देखो इसको आप C6H5NH2 लिख सकते हो, इसको आप C6H5NCH3 का ट्वाइस लिख सकते हो, इसको आप C2H5 का ट्वाइस NH लिख सकते हो, और ये तो है ही CH3NH2। तो कंपाउंड में साफ साफ पता लग रहा है कि दो तो आपके लेफ्ट में रिंग वाले हैं, और दो आपके बिना रिंग वाले हैं, एलिफेटिक हैं, और दो ये एरोमेटिक हैं। तो ये तो देखो सीधी सी बात है, रेजोनेंस बनाएंगे, ये तो रेजोनेंस में चले जाएंगे। लेकिन फिर भी इसके पास दो दो भाई हैं,
तो इन दोनों में से अगर आप पूछे ज़्यादा बेसिक कौन थे तो मैं कहूँगा ये है, क्योंकि दो दो भाई हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, इनमें से अगर पूछा जाए ज़्यादा बेसिक कौन है तो आपका ये ज़्यादा बेसिक है, ये कोई रेजोनेंस नहीं बनाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। ठीक है, तो बात आती है ए बी सी और डी की। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर इन बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, यहाँ भी वही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, ये भी आपका गैस फेज ही चल रहा है अभी तक, इन गैस फेज। तो क्या है अब ये गैस फेज में, अब आपका देखो लेफ्ट के जो दो हैं ये वाले, जो राइट के दो हैं ये तो ज़्यादा ही होंगे, नो डाउट ये ज़्यादा बेसिक होंगे, क्योंकि ये आपके रेजोनेंस नहीं बनाते, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इनमें। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा होंगे ही होंगे, नो डाउट। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन होगा, इसके दो भाई हैं तो भाई सी सबसे ज़्यादा होगा, फिर डी होगा। अब इन दोनों का नंबर आएगा, इन दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन है, नो डाउट बी, क्योंकि इसके पास दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो ये बी यहाँ होगा, ये ए यहाँ होगा, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी 6 अरेंजमेंट जो हैं ये होती हैं यहाँ तक ख़त्म। अगले पे आते हैं, नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज। तो ये एक्वस फेज आ गया, ये बहुत ज़्यादा खास होता है, इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लिखूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोलता है CH3 का थ्राइस N, उसके बाद आता है CH3 का ट्वाइस NH, और उसके बाद आता है CH3 का CH3NH2, और उसके बाद आता है NH3। यहाँ पर फेज कौन सा है, ये फेज है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर इन एक्वस फेज। ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर इन एक्वस फेज। अब यहाँ पर जो एक्वस फेज है इसको भी मैं स्पेशल हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपका एक्वस फेज आ चुका है। और एक्वस फेज आने से क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी तो वो ध्यान से सुनना। अब जब भी आपके सामने एक्वस फेज आ जाए तो याद रखना 3 चीज़ें जो रोल प्ले करती हैं, और वो 3 चीज़ें कौन कौन सा रोल प्ले करती हैं, वो ये वाला रोल प्ले करती हैं। एक तो है आपका, इसका नाम बताता हूँ मैं, सिस में एक है आपका सोल्वेशन इफेक्ट। अब आप कहोगे ये सोल्वेशन इफेक्ट क्या है, तो देखो सोल्वेशन इफेक्ट आया है एक्वस की वजह से, एक्वस मीडियम होने की वजह से ये सोल्वेशन यानी पानी का इफेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और तीसरा है आपका दूसरा जो एस है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो आप ना इंडक्टिव इफेक्ट को भी जानते हो, अभी अभी आप जो ऊपर पढ़ रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना, EWG, EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर ये EWG ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ निकाल रहे हैं, बस इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंडक्टिव इफेक्ट। यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर होना, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, जैसे यहाँ पर थ्राइस है, थ्राइस का स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ज़्यादा होगा, नो डाउट, प्रोटेक्ट करते हैं नाइट्रोजन को। ठीक है, तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ज़्यादा होगा, तो इसे स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। तो तीनों का रोल एक साथ कैलकुलेट किया जाता है और फिर डिसाइड किया जाता है कि ये ज़्यादा बेसिक है या कम बेसिक है, यानी द सबटल इंटरप्ले ऑफ दिस 3 इफेक्ट, यानी तीनों का कंबाइंड इफेक्ट, अगर कंबाइंड इफेक्ट अगर आप देखोगे ना, तीनों का कंबाइंड कर देते हो तो आपके सामने एक आंसर निकल के आता है कि कौन कम बेसिक है, कौन ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो एक्वस में यही चीज़ें देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसका आप यूज़ करने वाले हो। जैसे ये आपका 3 डिग्री है तो मैं इसको 3 लिखने वाला हूँ, 3 डिग्री। ये आपका क्या है, 2 डिग्री है तो ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री, यहाँ कुछ नहीं है तो मैं इसको 0 डिग्री लिखने वाला हूँ। आपको करना क्या है, यहाँ अगर मान लो ब्रैकेट के अंदर CH3 है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बड़ा सिंपल यार, 2130,
टू का मतलब पहले ट्वाइस आएगा, ट्वाइस यानी कौन है, ये रहा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ए मानता हूँ, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो देखो यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई बेसिक होगा तो कौन होगा, बी होगा। कैसे पता लगा, 2130 ट्वाइस। वन, वन का मतलब है यहाँ पर 1 डिग्री कौन है, ये है, तो यहाँ सी आएगा। थ्री, थ्री का मतलब है 3 डिग्री कौन है, ए, तो ये ए आएगा। और जीरो का मतलब यहाँ डी आएगा। तो ये ऐसे आंसर आप बहुत जल्दी से डिटेक्ट कर दोगे। अब कईयों का दिमाग जरूर घुमा होगा, क्यों, क्योंकि नई चीज़ है ना। ऊपर वाली जो गैस फेज की थी वो आसान आसान सी थी, वो बहुत जल्दी कर ली। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि टू ज़्यादा बेसिक है और थ्री कम बेसिक है, ये थोड़ी थोड़ी सी समस्या है। टू ज़्यादा बेसिक है, थ्री कम बेसिक है, भाई बिल्कुल, क्योंकि थ्री में स्टेरिक हिंड्रेंस भी आया है, थ्री में सोल्वेशन इफेक्ट ने भी काम, सोल्वेशन इफेक्ट का भी काम हुआ है। तो ये तीनों का कंबाइंड इफेक्ट यूज होता है एक्वस फेज में, जो हमारा आंसर ऐसे आता है। ठीक है, बहुत इजीली आप इसको डिटेक्ट कर दोगे। अच्छा, अगर डिक्रीजिंग के, ये जो रूल है 2130, ये किसके लिए है भाई, ये डिक्रीजिंग के लिए है। इंक्रीजिंग के लिए यही चीज क्या कर दो, उल्टी कर दो, खेल खत्म। 0 3 1 2, बस एवरी टाइम आपको यही करना है, 2130 ठीक है। अच्छा, अगर मान लो केस ऐसा आ जाए तो क्या होगा, देखते देखते रहना, इस लेक्चर के बाद आपके पास कुछ क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो केस अगर मान लो ऐसा आ जाए तो क्या होगा, जैसे अगला केस है C2H5 का थ्राइस N, फिर है आपका C2H5 का ट्वाइस N NH, ठीक है। फिर है आपका C2H5 NH2, और लास्ट में आता है आपका NH3 और फेज है एक्वस। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर इन एक्वस फेज। अब क्या होगा, वहां तो ऊपर, अब कई बच्चे सोचेंगे कि यार इसमें डिफरेंस क्या है, मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है, C2H5, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या था, CH3, ये डिफरेंस है, ये देखो, ये डिफरेंस है। अब क्या हमारा रूल चेंज हो जाएगा, नहीं, अब भी रूल चेंज नहीं होगा। अब वहां पर देखो, वहां क्या था, 2130, ऊपर क्या था, 2130। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू और जीरो बिल्कुल सेम है, देखो टू और जीरो बिल्कुल सेम है। फर्क कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा, 13 की जगह 31 हो जाएगा, 2310। अब 13 की जगह ये जो बीच में 13 था उसकी जगह 31 हो गया। अब ये डिफरेंस है। कई बच्चे कहेंगे सर अब उसमें और इसमें फर्क क्या है, अब उसमें और इसमें फर्क है कि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस अगर आप देखोगे तो CH3 का था, अब स्टेरिक हिंड्रेंस आपका ज्यादा हो गया, C2H5 बल्की ग्रुप होता है, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से ये फर्क सामने आएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ABCD। अब देखो आंसर क्या होगा आपका, ये कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कह रहा है, सबसे पहले टू आएगा, यस, टू को लगा दो, बी। टू और जीरो ऊपर भी थे, यहाँ भी है, जीरो का है डी। अब यहाँ पर क्या आएगा, थ्री, थ्री यानी थ्राइस कहाँ पे है, ए, यहाँ लगा दो। और ये वन, वन यानी कौन है, सी, सी यहाँ लगा दो, गेम ओवर। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो आपने रटवा दिया, ये तो रट्टाफिकेशन चल रही है। भाई अगर ये रट्टाफिकेशन है तो इन 3 लाइनों को एनसीईआरटी में एक बार निशान लगा लो, फिर मुझे समझाओ कि क्या ये वो बात नहीं बोल रहे या ये कुछ अलग बात बोल रहे हैं। 3 लाइन, ज्यादा नहीं है आपके लिए, सिर्फ 3 लाइन। जरूर इसको आप अंडरलाइन करना, जरूर, बहुत जरूरी है ये। देखो ये 3 लाइनें मुझे आपसे चाहिए। ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर C2H5 का ट्वाइस, पहले ट्वाइस है, ओके, फिर थ्राइस है, ओके, फिर वन है, ओके, फिर जीरो है। नीचे अगर आप देखोगे तो यही चीज क्या है, पहले ट्वाइस है, ओके, फिर वन है, ओके, फिर थ्राइस है, ओके, फिर जीरो है, ओके। यानी एक्वस फेज में इतना परिवर्तन दोनों में क्यों आया,
एक्वस फेज में। गैस फेज तो बड़ा इजी था ना, क्यों आया मैं बताता हूँ क्यों आया। ये है उसका आंसर। देयर इज, हाईलाइट कर लेते हैं, देयर इज सबटल इंटरप्ले ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सोल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप विच डिसाइड, ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं। लेबोरेटरी में देखा गया, तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल अमाइन इन एक्वस स्टेट जो होगी वो क्या होगी। तो ये 3 लाइन जो है वो इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ एक्वस फेज वो जो आपका गैस फेज है उससे तो कहीं ज़्यादा, ठीक है ना। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और आपको एक थोड़ा सा जो मैं, हालांकि एनसीईआरटी में वो चीज़ नहीं दे रखी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो टॉपर नोट आप पढ़ोगे जो मैंने आपके पास सेंड किए हैं ग्रुप में, तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को अच्छी तरह से खूबसूरती से दिखाया है और समझाया भी है कि भाई ऐसा होने से फ़र्क तो पड़ता है। देखो आप थ्राइस को देखो, थ्राइस को, थ्राइस में अगर आप देखोगे इसके थ्राइस में, तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि आप CH3 जो N है और यहाँ CH3 है और यहाँ CH3 है, थ्राइस वाले केस में एक ही HOH एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पानी। लेकिन अगर ट्वाइस में देखोगे, ट्वाइस में, तो यही ट्वाइस में आपको दो दो दिखाई देंगे, ठीक है। NH है, यहाँ CH3 है, यहाँ आपका CH3 है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये है पानी के साथ और एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ये है पानी के साथ, ठीक है। तो यहाँ दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। इससे सोल्वेशन पे फर्क पड़ता है, सोल्वेशन पे, ठीक है ना। तो यहाँ जो सोल्वेशन है वो ज़्यादा हो गया, यहाँ सोल्वेशन है वो कम हो गया। यही वजह है कि इस अरेंजमेंट में भी फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना, और वो ये है कि इसको कभी भी मत भूलना। 2 0 यहाँ भी है, दूसरा 2 0 यहाँ भी है। फर्क क्या है, यहाँ आपका 3 1 है और फर्क क्या है, यहाँ आपका 1 3 है। तो कुल मिला के जो बेचारे शार्प माइंड बच्चे हैं, जो शार्प माइंड बच्चे हैं वो बेचारे तो नहीं है खैर, वो क्या करते हैं, वो 13 और 31 को याद रखते हैं। और जो डल माइंड है वो उन 2 और 0 को भी, यार 2 और 0 को याद रखने का मुझे ये समझा तो फायदा हो रहा है कुछ, असली खेल तो 13 और 31 का ही है, ठीक है। ये तो सिर्फ साथ साथ में ही है। तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये दोनों फॉर्मूले, दोनों रूल, एक है CH3 के लिए, ये ऊपर वाला CH3 के लिए अगर ब्रैकेट में है, और ये C2H5 अगर ब्रैकेट में है, तो ये इसके लिए रूल है, ठीक है। अच्छा, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। और दोनों के दोनों ऑर्डर किस में है, याद रखना इसे अच्छी तरह से, डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए दोनों रूल। देखते हैं अगला क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगला है नंबर 9, और नंबर 9 क्या है, चेक करते हैं। C6H5 NH2 NH2 C2H5 NH2 C2H5 का ट्वाइस NH और NH3। अब वो कह रहा है कि करके दिखाओ डिक्रीजिंग ऑर्डर इन गैस फेज, सॉरी गैस नहीं, एक्वस फेज, और किसके लिए, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखो फिर से इसे A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब देखो ट्रिक लगाते रहना अपनी, जो जो आपने सीखी है। ये आपको साफ साफ दिख गया भाई, बेंजीन। बेंजीन तो एक ऐसी चीज है, चाहे एक्वस हो या गैस हो, ये तो बेचारी सबसे कम ही रहेगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ये लगा दो। बेंजीन तो ऐसी चीज है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन है वो तो रेजोनेंस बनाएंगे और यहाँ गायब हो जाएंगे, तो ये तो सबसे कम ही है। बेंजीन तो गोबर की गोबर रही, चाहे एक्वस हो या गैस फेज हो, ये तो बेचारी कभी ज़्यादा बेसिक हुई नहीं। कौन बचते हैं, तो B C और D, ये 3 बचते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है, C2H5, तो कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हो आप, हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। देखो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या है, C2H5, C2H5 CH3 से क्या होती है, बड़ी होती है, तो बड़ा फॉर्मूला लगाओ, 31 31 बड़ा है।
तो 2310 आंसर आ गया। 2 का मतलब ट्वाइस, ट्वाइस देख लो भाई पहले कहाँ है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब सी, सी ये हो गया। 3 थ्राइस है, नहीं है तो छोड़ दो, नहीं है कहीं भी। 1 1 है, हाँ जी ये रहा बी है। और 2 3 1 बी हो गया। अब क्या रह गया डी, डी यहाँ लगा दो, खेल खत्म, जीरो, ये जीरो है डी। ठीक है ना, बड़ा सिंपल है। और देखो, और चेक करो एक दो बार और। नंबर 10, नंबर 10 पे आते हैं हम। एक और है हमारे पास, ये भी एनसीईआरटी का ही है। क्या, C2H5NH2। अगला है C2H5 का ट्वाइस NH। और अगला है C2H5 का थ्राइस N। और अगला है C6H5NH2। इसमें और उसमें फर्क क्या है भाई, थ्राइस भी आ गया, चलो कोई नहीं। एक्वस फेज है, एक्वस फेज है और डिक्रीजिंग ऑर्डर है। एक्वस फेज है, इस बार इन्होंने बोल दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज। चलो, तो ये ए है, बी है, सी है, डी है, और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल दिया एकदम से। हमें तो देखो ब्रैकेट के अंदर C2H5 है, तो आप क्या लगाना चाहोगे, बड़ी वैल्यू है तो 31 2310 ये लगाना चाहोगे। बट ये तो डिक्रीजिंग के लिए था ना, इंक्रीजिंग के लिए क्या करोगे, वहीं अपनी एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन शीट पे रफ में इसी का उल्टा कर दो। 0 1 3 2, कुछ बड़ी बात है ही नहीं, जीरो। अच्छा, बेंजीन की रिंग भी है, तो ये तो देखो सबसे कम रहेगा, मैंने पहले ही बता दिया इसके बारे में। ये इसके लिए रूल तो है ही नहीं, डी यहाँ आ गया। अब अपने रूल लगा लो, चलो। जीरो, जीरो आएगा, जीरो कौन है यहाँ पर, है ही नहीं। 1 आएगा, 1 कौन है, ये रहा ए। अच्छा, उसके बाद 3 आएगा, 3 कौन है, 3 कौन है, थ्राइस, ये रहा सी। फिर 2 आएगा, 2 कौन है, ये रहा बी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, DACB। क्लियर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोले तो आपको क्या करना है, अपना रूल लगा के उसी को ही उल्टा कर दो, वो इंक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग के लिए तो ये था, तो डिक्रीजिंग का उल्टा इंक्रीजिंग होगा, सिंपल। आगे चलते हैं नंबर 11, नंबर 11 पे आ गए अब हम। एक और एक्वस फेज है। कई बच्चे कहते हैं सर अगर ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे, तो देखो CH3NH2, CH3 का ट्वाइस NH, CH3 का थ्राइस N, C6H5NH2, C6H5CH2NH2। फिर से मैं लिखता हूँ, आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज, एक्वस फेज। और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ओके, तो एक्वस फेज में इंक्रीजिंग ऑर्डर और ब्रैकेट के अंदर CH3 है। CH3 तो छोटा बल्कि ग्रुप है, यानी छोटी वैल्यू लेनी है, यानी 13। 2 और 0 लगा दो। लेकिन ये किसके लिए थी, ये तो डिक्रीजिंग के लिए थी। इंक्रीजिंग के लिए क्या होगी, इसका उल्टा कर दो, 0 3 1 2, खत्म यार। चलो, इंक्रीजिंग का साइन, ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये E है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग का साइन लगने के बाद यहाँ पर मैंने इन दोनों के बारे में बताया आपको, ये रिंग है, बेंजीन की रिंग है। यहाँ पर जो NH2 है, चलो ये तो रिंग में नहीं गया पार्टिसिपेट करने के लिए रेजोनेंस, लेकिन ये तो चला गया, तो D तो सबसे कम होगा भाई। और क्योंकि ये भी रिंग है तो ये यहाँ आ जाएगा भाई, समझ रहे हो ना। ये सीधा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये आपका रेजोनेंस में नहीं गया, बट ये इसके साथ रिंग के साथ तो था। अब जो बच गया आपके 3, उसके लिए लगा दो फॉर्मूला। 0 है कभी कहीं, नहीं है। 3 है, हाँ जी है, ये रहा C। अच्छा, 1 है, हाँ जी है A। अच्छा, 2 है, हाँ जी है B। लो, आ गया आंसर, DECAB। ये आपका आंसर हो गया एक्वस फेज। और चेक कर लेते हैं एक्वस फेज नंबर 12। नंबर 12 में एक और एक्वस फेज है, और ये आया था कुछ इस तरीके से, क्या, C2H5NH2,
C6H5NH2 NH3 C6H5CH2NH2 और C2H5 का ट्वाइस NH, ये है वही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें क्या होगा। यहाँ आपका C2H5 है, ये A है, ये B है, B पे बेंजीन की रिंग है, C है, D पे बेंजीन की रिंग है, ये E है, वही मिलता जुलता क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाएं, ब्रैकेट के अंदर है क्या C2H5, तो हमारा रूल कौन सा होगा भाई, अब रूल होगा ब्रैकेट के अंदर बड़ा बल्कि ग्रुप है तो 31 बड़ा है, 2 0 सेम है, क्योंकि ये तो डिक्रीजिंग के लिए है, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो 0 1 3 2। चलो अब हम लिखते हैं पहले बेंजीन के रिंग के जितने भी हैं, ये डायरेक्ट N जो है वो रिंग पे अटैच है तो B हो गया, यहाँ थोड़ा सा दूर है लेकिन बेंजीन की रिंग है तो D हो गया। अब जो बच गया उसके लिए रूल लगा लो, 0 है कहीं पे 0, यस ये रहा C है। अच्छा 1 1 कहीं पे है, ये रहा A है। अच्छा 3 थ्राइस है, नहीं है। अच्छा 2 ट्वाइस है, हाँ जी है, ये रहा E, हो गया आपका आंसर D B D C A E। ठीक है, ये आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका 13, क्योंकि 2 तो हम कर चुके हैं, ठीक है पहले से ही। तो वो क्या है, वो ये है कि एक बार एग्जाम बहुत मुश्किल बनाया था तो उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया था कि अब क्या करेंगे बच्चे। तो देखो C6H5N, यहाँ है CH3 का ट्वाइस, ठीक है, ये C2H5 का है आपका ट्वाइस NH, और एक उन्होंने क्या कर दिया CH3 दे दिया। अब बच्चे हो गए कंफ्यूज, यहाँ बोल दिया कौन सा फेज है, एक्वस फेज है, ये एक्वस फेज बोल दिया, एक्वस फेज। कई बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे कि अगर ऐसे होता तो क्या करते। तो ये है आपका कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज, ये है। यहाँ क्या है आपका ABCD, ये दे रखा है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब यहाँ पर अगर मान लो बेंजीन की रिंग को देखें तो ये दोनों तो बहुत कम होंगे, हाँ जी कम होंगे, लगाओ A यहाँ है B यहाँ है, क्यों, क्योंकि यहाँ CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है लेकिन बेंजीन की रिंग भी है, तो ये दोनों तो कम ही होंगे A और B। अब C और D का नंबर आता है, इनका क्या करोगे। इन C और D में ये C2H5 बोल रहा है कि रूल लगने वाला है आपका 2310, ये कह रहा है कि नहीं जी रूल लगने वाला है आपका 2130। तो हम क्या करेंगे, तो एग्जामिनर ने इसको दे दिया, बच्चे कंफ्यूज कि ये रूल लगाएं या ये रूल लगाएं। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो इन दोनों रूल में ना तो 3 है ना 1 है, देखो है कहीं थ्राइस, ना तो 3 है, ये तो चलो CH3 जो दे रखा है आपका, ये आपका 1 हो गया, CH3NH2 ये 1 हो गया। तो अगर मैं नॉर्मली रूल लगाऊं तो देखो सबसे पहले कौन आएगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 0 1 3 2, यही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 0 3 1 2, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए भाई, 0 आना चाहिए, लेकिन 0 तो है ही नहीं। फिर कौन आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 का मतलब ये कह रहा है 1 आना चाहिए, ये कह रहा है 3 आना चाहिए आपका, यहाँ पर ये 3 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो हिस्सा है CH3 नहीं है, ये आपका ये दे रखा है NH3 दे रखा है, बिल्कुल यहाँ पर NH3 है। 1 मिनट टेक ए लुक, दोनों में बिल्कुल CH3 ही है, नो डाउट। अच्छा एक बार फिर से ध्यान से देखना भी इसको, इन दोनों में अगर हम रूल लगाएं तो दोनों के दोनों रूल में एक बात साफ है कि जो 2 है, ये जो ट्वाइस है, यहाँ भी ट्वाइस है और यहाँ भी ट्वाइस है, दोनों में है, लेकिन ये 31 को बोल रहा है और ये 13 को बोल रहा है। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों रूल डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए थे, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए है, तो अगर आप यहाँ लगा के देखो आंसर 0 1 3 2 आएगा।
यहाँ लगा के देखो 0 3 1 2 आएगा। दोनों केसेस में अगर आप ध्यान से देखो तो 2 लास्ट में आया हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी 2 यानी ये ट्वाइस, ये तो लास्ट में ही आएगा, यानी एक बात साफ होगी, ये सी यहाँ आ गया। अब रह क्या गया, अकेला ऑप्शन डी, तो यहाँ लिख दो। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो हम इसको ऐसे करेंगे, और कोई इसका रूल नहीं बनता। समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल। देखो दोनों केस में देखो 2 यहाँ भी लास्ट है, यहाँ भी लास्ट है, तो लास्ट में लिख दो ना 2 को, ये रहा C2, रह गया वो डी है, खत्म खेल। तो उम्मीद है आज की एक लंबी क्लास आपको समझ में आएगी, और इसमें यहाँ तक सारे आपके जितने भी अरेंजमेंट है वो खत्म होते हैं, एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी, एवरीथिंग। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।